नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड मीडिया न्यूज। आज की सबसे बड़ी और संवेदनशील खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति, धर्म और न्याय व्यवस्था के केंद्र में इस समय एक ऐसा मामला है जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। इलाहाबाद की विशेष पॉस्को अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके सहयोगी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। आरोप बेहद गंभीर है, नाबालिग बच्चों के कथित यौन शोषण के। अदालत ने स्पष्ट कहा कि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और कानून के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए तथा पीड़ितों की पहचान और गरिमा की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने दिया, जो पॉस्को अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत की अध्यक्षता करते हैं। मामला 14 और 17 वर्ष के 2 नाबालिगों से जुड़ा बताया जा रहा है। यह पूरा मामला 18 जनवरी 2026 की उस तारीख से जुड़ा है जब प्रयागराज में वार्षिक माघ मेला आयोजित था। इसी दौरान कथित तौर पर गुरु सेवा के नाम पर आश्रम में बच्चों के साथ जबरन दुराचार किए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिका शंकुम्भरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि धार्मिक आस्था और गुरु शिष्य संबंध का हवाला देकर मासूम बच्चों को बहकाया गया और उनका शोषण किया गया। यह आरोप न केवल कानूनी दृष्टि से गंभीर है बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी गहरे प्रश्न खड़े करते हैं। अदालत ने कहा कि आरोप शपथ पत्रों से समर्थित है और प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीड़ितों ने स्पष्ट बयान दिया है। अदालत ने पुलिस को पॉस्को अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि पॉस्को अधिनियम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस विशेष रूप से बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों के लिए बनाया गया कानून है। इस कानून में पीड़ित की पहचान उजागर करने पर सख्त प्रतिबंध है और सुनवाई भी विशेष अदालत में ही होती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के दौरान पीड़ितों की गरिमा, सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रयागराज का माघ मेला, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्नान करते आते हैं, आस्था का एक विराट केंद्र है। प्रयागराज में आयोजित यह मेला साधु संतों, अखाड़ों और धार्मिक शिविरों से भरा रहता है। इसी आस्था के महासागर के बीच यदि ऐसे आरोप सामने आते हैं तो स्वाभाविक है कि सवाल उठेंगे, क्या धार्मिक आयोजनों की आड़ में कानून और नैतिकता की सीमाएं लांघी जा रही है? मामला यहीं तक सीमित नहीं है। 18 जनवरी को ही मौनी अमावस्या स्नान के दिन स्वामी के समर्थकों और जिला प्रशासन के बीच टकराव की खबरें भी आई थी। मेला प्रशासन ने उन्हें 2 नोटिस जारी किए थे। पहला सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध शंकराचार्य पदवी के इस्तेमाल पर और दूसरा बैरिकेड तोड़ने और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के आरोप में। यानी जिस दिन कथित शोषण की बात कही जा रही है उसी दिन प्रशासनिक विवाद भी सामने आया। इससे पूरे घटनाक्रम की संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। यह मामला केवल कानूनी नहीं रहा बल्कि राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित कुछ दलों ने धार्मिक नेता का समर्थन किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। राजनीति का यह हस्तक्षेप कई सवाल उठाता है। क्या न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक समर्थन या विरोध से प्रभावित किया जाना चाहिए? क्या ऐसे मामलों में नेताओं को संयम बयान नहीं देना चाहिए? भारत जैसे देश में जहां धर्म और आस्था का गहरा प्रभाव है, किसी धार्मिक व्यक्ति पर आरोप लगाना अपने आप में एक बड़ी सामाजिक घटना बन जाती है। लेकिन कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है। यहाँ यह याद रखना होगा कि आरोप सिद्ध होने तक कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं माना जाता, परंतु जांच और न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करना भी उतना ही गलत है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, इस पूरे प्रकरण में 3 बड़े सवाल उभर कर आते हैं। पहला सवाल, क्या पुलिस ने प्रारंभिक शिकायतों पर तुरंत एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? यदि लिखित शिकायत दी गई तो अदालत की शरण में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
दूसरा सवाल, क्या धार्मिक आयोजनों के दौरान बाल संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था होती है? लाखों की भीड़ में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या अलग निगरानी तंत्र मौजूद है? और तीसरा सवाल, क्या राजनीतिक दलों को ऐसे मामलों में बयानबाजी से बचकर न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करना चाहिए? पास्को अदालत का यह आदेश एक स्पष्ट संदेश देता है कि चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं है। यह आदेश उन तमाम मामलों के लिए भी संकेत है जहां प्रभाव और दबाव के कारण शिकायतें दर्ज नहीं हो पाती। अदालत ने अपने निर्देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच शब्दों का विशेष रूप से उपयोग किया है। इसका अर्थ है कि जांच एजेंसियां भी न्यायालय की सीधी निगरानी में होंगी। अदालत ने विशेष रूप से कहा कि पीड़ितों की पहचान उजागर न हो और उनकी गरिमा की रक्षा की जाए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे मामलों में सामाजिक कलंक और मानसिक आघात लंबे समय तक प्रभाव डालते हैं। मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि सनसनी से बचते हुए संवेदनशीलता बनाए रखें। भारत में धार्मिक संस्थाएं समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। लेकिन यदि कहीं भी शक्ति का दुरुपयोग होता है तो उस पर पर्दा डालना पूरे तंत्र को कमजोर करता है। धर्म के नाम पर कोई भी अपराध छुपाया नहीं जा सकता। यह मामला समाज को एक बड़ा संदेश देता है। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ श्रद्धा और ज्ञान है, भय या शोषण नहीं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह न केवल कानून का उल्लंघन होगा बल्कि आस्था के साथ भी विश्वासघात होगा। अब निगाहें पुलिस की कार्रवाई पर है। क्या एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी होगी? क्या पूछताछ निष्पक्ष ढंग से होगी? क्या राजनीतिक दबाव जांच को प्रभावित करेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगे। यह मामला केवल एक व्यक्ति या एक आश्रम का नहीं है। यह हमारे न्याय तंत्र, प्रशासनिक जवाबदेही और सामाजिक चेतना की परीक्षा है। पास्को अदालत का आदेश बताता है कि न्यायपालिका सजग है, लेकिन असली कसौटी जांच और ट्रायल में होगी। धर्म, राजनीति और कानून तीनों के चौराहे पर खड़ा यह प्रकरण हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र के अंतिम शक्ति संविधान और कानून की है। हमारी अपील है, आरोपों को लेकर जल्दीबाजी में निष्कर्ष न निकालें। पीड़ितों की गरिमा का सम्मान रखें और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखें। फिलहाल इतना ही। इस संवेदनशील मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं उपेंद्र यादव।